आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। टेरर लिंक को लेकर एनआईए का छापा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। पंजाब, चंडीगढ़, लखनऊ में एनआईए की रेड। 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर भी एनआईए का छापा पड़ा है। टेरर लिंक को खंगालने की कोशिश हो रही है एनआईए की तरफ से, और इसी के चलते कई राज्यों में इस वक्त 50 से ज्यादा ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो 40 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह ऐसी हैं जहां पर टेरर लिंक को खंगालने की कोशिश एनआईए की तरफ से हो रही है। एनआईए की तरफ से ये बड़ा एक्शन पिछले काफी दिनों से जारी है। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जिन जिन जगहों पर छापेमारी चल रही हैं वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि उन तारों को जोड़ने की कोशिश की जाए जो पिछले दिनों सबूत हाथ लगे हैं। हरियाणा के झज्जर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो चाहे हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, अलग अलग जगहों पर इस वक्त एनआईए का एक्शन जारी है। टेरर लिंक पर एनआईए का एक्शन, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं जहां इस वक्त छापेमारी चल रही है। हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनआईए की तरफ से टेरर लिंक को खंगालने की कोशिश हो रही है। अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। देहरादून से मेरे सहयोगी मयंक राय ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयंक, देहरादून से किस तरह की जानकारी मिल रही है? किन किन ठिकानों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है? क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, बीते दिनों यूपी एटीएस ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की थी और इस छापेमारी में टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इन 8 के जो संबंध थे वो बांग्लादेश की जेएमबी, जो एक आतंकी संगठन है, और ख़ासतौर पे ये संगठन जो है टेरर फंडिंग के लिए जो युवाओं को अपने साथ जोड़ता है, उनके जरिए अपनी कारस्तानियों को अंजाम देता है। इसी कड़ी में रुड़की का एक गांव है नगला इमरती के रहने वाले मोहम्मद मुद्दसिर को इसमें एटीएस ने पकड़ा था। और आज जो एनआईए की टीम आई है वो मोहम्मद मुद्दसिर के घर पे, रुड़की जो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के नगला इमरती गांव में उसके घर पे गई है और उनके परिजनों से बातचीत कर रही है कि कब से वो इस तरह के काम कर रहा था। 2 शख्स जो थे वो इस पूरे घटनाक्रम में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें मोहम्मद मुद्दसिर के साथ 2 बांग्लादेश के रहने वाले जो आतंकी थे। और ये आरोप है मोहम्मद मुद्दसिर पे कि उसने इन दोनों को हरिद्वार के रुड़की में सलेमपुर में रहने की जगह दी थी और जिसके बाद इनको नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। ये सब खुलासा इस बात, जब ये नेपाल के बॉर्डर से दोनों गिरफ्तार हुए उसके बाद पता लगा कि ये मोहम्मद मुद्दसिर उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है और ये जो है टेरर फंडिंग में एक स्लीपर सेल कह सकते हैं, ये काम कर रहा था उनके लिए। 80,000 रुपये इसको बांग्लादेश की जो जेएमबी है, जो एक आतंकी संगठन है, उसने दिए थे। एक पेन ड्राइव दिया था और 2 सिम कार्ड दिए थे। तो ये ऑलरेडी तकरीबन 10 दिन पहले यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया था। और अब जो है एनआईए इस मामले में जो बड़ी छापेमारी कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, वो यही जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके घर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो मोहम्मद मुद्दसिर है, क्या उनके घर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें था या नहीं था, या फिर क्या मोहम्मद मुद्दसिर के साथ उस क्षेत्र के रहने वाले कुछ और लोग, जो ये जेएमबी है बांग्लादेश का जो एक आतंकी संगठन है, दरअसल ये अल-कायदा की एक विंग है जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उनके लिए टेरर फंडिंग करती है। और इसी कड़ी में मोहम्मद मुद्दसिर के घर पे आज एनआईए की टीम पहुंची है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और वहां पे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि लगातार इस तरह की कार्रवाई हम देख रहे हैं हो रही है, तो कोशिश यही है एनआईए की कि इसकी रूट तक पहुंचा जाए और उसके रूट पे जाके और भी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाएं। तो इस वक्त हरिद्वार के रुड़की के नगला इमरती गांव में, जहां का मोहम्मद मुद्दसिर रहने वाला है, ऐसी जानकारी है कि वहां एनआईए की टीम पहुंची है और वो वहां
उसके घर वालों से बातचीत करके ठीक है मयंक, कुछ और जानकारियां आपसे लेंगे। इस वक्त दिल्ली से रवि यादव मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, दिल्ली से किस तरह की अपडेट्स हैं? लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है, 40 से ज्यादा ठिकाने ऐसे हैं पूरे देश भर में जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। अभी दिल्ली से किस तरह की जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो टेरर फंडिंग मामला है और साथ ही साथ पीएफआई में पूरे देश भर में एक जगह छापेमारी है, वो फुलवारी शरीफ पटना में ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। और इसके साथ ही साथ 7 राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो और चंडीगढ़ में ये छापेमारी है। बड़ा एक गैंगस्टर जो है वो नजफगढ़ के एरिया में, यानी कि दिल्ली का जो एरिया है उसमें नीरज भवाना हो, काला गठेड़ी हो, सोनीपत का कुछ एरिया है, झज्जर में ये कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ राजस्थान के जयपुर में ये कार्रवाई है। ये वो कार्रवाई है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से आए दिन जो गैंगस्टर हैं वो नशे तस्करी से लेकर हथियार सप्लाई तक जो मामलों में शामिल है, उनकी कमर तोड़ने के लिए लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों की यदि बात करें, 15 दिन पहले 50 ठिकानों पर ये रेड थी और उससे जो इनपुट मिले थे, जो लोग हथियार सप्लाई में जुड़े हुए थे, क्योंकि इन बदमाशों के पेरेंट्स को भी जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था। एक महिला लेडी डॉन को पकड़ा था, काला जठेड़ी के जो फादर थे उनको पकड़ा था, कौशल कुमार जो अभी गुड़गांव के भोंडसी जेल में बंद है उनको गिरफ्तार किया था, उनके पिताजी को। तो इनको अब यदि बड़ी बात हम कहें अपने दर्शकों के भारत 24 के, तो 3 बड़े जो बदमाश हैं, चाहे वो कौशल हो, काला जठेड़ी हो, नीरज भवाना हो, इनको प्रोटेक्शन वारंट पे लेने के बाद जो खुलासे हुए हैं, यानी कि इन तीनों को जेल से लेकर जो जांच अधिकारी बाहर आए, एनआईए ने जो अपनी गिरफ्त में लेके इनसे पूछताछ की, उन लोकेशन पे ये छापेमारी है। 40 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी है और इसमें कई बड़े अहम खुलासे इसलिए होने वाले हैं कि झज्जर में जो इनपुट मिल रहा है हरियाणा में, कि हथियार मैन्युफैक्चरर जो है वो कर रहे थे अपने घर में, उस तरह की फैक्ट्री जो है वो लगाई हुई थी और लोकल पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। यानी कि बड़े लेवल पे जो है हथियारों की सप्लाई करना और वहां पर जो है नशे की खेप को, हेरोइन को, ड्रग्स को, इनको जो है गांव-गांव तक पहुंचाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, जिसके ऊपर कमर तोड़ कार्रवाई आज एनआईए ने की है। ठीक है रवि, देहरादून से मेरे सहयोगी मयंक भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मयंक, देखिए, मोहम्मद मुदस्सिर का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई और कोशिश ये हो रही है कि क्या उनके परिवार की इन्वॉल्वमेंट है इन सब में, इन सबूतों को खंगालने की कोशिश हो रही है। क्या कहा जाए, इस वक्त जो छापेमारी चल रही है देहरादून के आसपास, मयंक, क्या ये उस मोहम्मद मुदस्सिर की निशानदेही पर हो रही है? क्या ऐसे कुछ लोग जो उससे जुड़े हुए हो सकते हैं आसपास के इलाकों में, उनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कोशिशें तेज हैं? देखिए, अभी हमारे दिल्ली से जो सहयोगी बता रहे थे वो उन्होंने एक बात कही कि जो लोकल पुलिस थी उसको इतने बड़े घटनाक्रम का पता नहीं लगा, वहाँ पे अवैध रूप से बहुत सारी चीज़ें संचालित हो रही थी। तो इसमें निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड पुलिस है उसका बहुत बड़ा फेल्योर है कि आपके रुड़की में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, जो संलिप्तता है जिन लोगों की, वो यहाँ पे छिपके रह रहा था और अपने कारस्तानियों को अंजाम दे रहा था। टेरर फंडिंग में पैसे उसके पास थे, पेन ड्राइव उसके पास था, 2 सिम कार्ड दिए गए थे इस जेएमबी जो बांग्लादेश की एक आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा पैसे दिए गए थे। इसका पता कहीं उत्तराखंड पुलिस को नहीं था। वो तो यूपी एटीएस की सतर्कता थी जिसमें 8 लोग पूरे गिरफ्तार हुए और ये मोहम्मद मुदस्सिर जो है इसको पकड़ा गया। मोहम्मद मुदस्सिर दरअसल जो जेएमबी एक संगठन है, आतंकी संगठन, इसके लोगों को अपने यहाँ पनाह देने के लिए, अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए इनको अपने साथ रखता था। इनके संपर्क में वो कहाँ से आया, कैसे इन लोगों से मुलाकात हुई और कैसे घनिष्ठता इतनी बढ़ी, इतनी नजदीकियां बढ़ी कि वो टेरर फंडिंग के मामले में शामिल हो गया। और निश्चित तौर पे ये जो मामला है बहुत गंभीर है और यही वजह है कि इसकी परतों को पूरी तरह खोलने के लिए अब जो है एनआईए को मैदान में उतारा गया है। और ये जरूर है कि एनआईए को कुछ इनपुट जो बीते दिनों एटीएस गिरफ्तारी कुल 8 आतंकियों 8 संदिग्धों की गई पूरे मामले में, उनसे जरूर कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसके बाद एक व्यापक छापेमारी और एक व्यापक जो कार्रवाई है आज हमें अंजाम देखने को मिल रही है कि 40 स्थानों पे देश के अलग अलग ये जो टीम है ये कार्रवाई कर रही है। तो ये जरूर है कि इसमें कुछ ऐसे इनपुट हाथ लगे हैं एनआईए को पूछताछ के दौरान, जिसके आधार पे अब इस एक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ।
आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, अब देखना ये होगा कि इस जांच के दायरे में और कितने लोग दिखाई देते हैं। रवि मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि अब पिछले दिनों जो छापेमारी रही एनआईए की तरफ से, उसी से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले जिसके आधार पर आगे ये कार्रवाई तेज हो रही है, और अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की डिटेल्स मिल सकती हैं, आसपास के इलाकों में किस तरह के महत्वपूर्ण इनपुट्स नजर आ सकते हैं एनआईए की टीम को? देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको अभी यहाँ शेयर कर दूं। जिस तरह की ये कार्रवाई की जो शुरुआत हुई थी, जो अभी हमारी जांच एजेंसियों से जो सोर्सेज ने बताया है कि तिहाड़ जेल से ये पूरा मामला जो है, ये बड़े गैंगस्टर जो है इसको ऑपरेट कर रहे थे और इनके अंदर से जो है टेलीफोनिक जो कॉल थे उनको इंटरप्ट किया था। जांच एजेंसियों को ये पता था कि यदि इनके ऊपर जाल बिछाएंगे तो ये जरूर गिरफ्त में आएंगे, और उसके लिए खुद ही इनको जो है उस जाल के अंदर जो है फंसाया गया। इनके मोबाइल का पता लगाकर उसको इंटरसेप्टिंग कॉल पे लिया गया कि कहाँ कहाँ इनके मॉड्यूलर हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। और जब ये बड़ी छापेमारी जो हरियाणा समेत राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब में हुई और 50 लोकेशन जो महीने भर पहले की कार्रवाई में थी, उससे इस तरह के इनपुट जरूर मिले थे कि ये जो बड़े गैंगस्टर हैं इन्होंने अपने गुर्गे, यानी कि आप हैरान रह जाएंगे जान के कि नीरज भवाना के पास 200 से ज्यादा जो है शूटर हैं, लॉरेंस बिश्नोई के पास 350 लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो विदेशों तक जो है इनके तार जुड़े हुए हैं। मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी जो है पंजाब में गैंगवार थम नहीं रहा है। आज भी जो है चौथा ड्रोन वहां मार गिराया है जो बड़ी हेरोइन की कैफ लेकर वहां पहुंचा था और जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 12 करोड़ बताई जा रही है। तो ये इस तरह की जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। मयंक, आप दोनों इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।